आज के इस वीडियो में एक बार आप सभी का स्वागत है। हमने इस वीडियो से पूर्व दो और भी वीडियो बनाए हैं जो दुष्यंत कुमार जी से संबंधित है। उनकी गजलों की हमने व्याख्या की है। उन्होंने किस प्रकार देश में, समाज में व्याप्त विद्रूपताओं, समस्याओं को हमारे सामने रखा है और उन समस्याओं को प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने रखते हुए आकांक्षा अभिव्यक्त की है कि जब तक इनका निराकरण नहीं होगा, सही मायने में व्यक्ति का, समाज का, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसी क्रम में आगे वो लिखते हैं, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। दरार का मतलब होता है फटा हुआ हिस्सा, या तड़क भी कह सकते हैं इसको, टुकड़े भी कह सकते हैं इसको। इश्तिहार से तात्पर्य होता है पंपलेट, पोस्टर। इस गजल के माध्यम से कवि ने प्रतीक का सहारा लेते हुए देश में, समाज में, ये यूं कहा जा सकता है समाजों में, अनेक समाजों से मिला हुआ है ये देश। आज जो भेदभाव है, आपसी जो दरारें पड़ी हुई हैं, उनको संकेतित किया है। देश स्वतंत्र हो गया, विकास की आशाएं, अभिलाषाएं संजोए हुए व्यक्ति ये चाह रहा था कि स्वतंत्रता के उपरांत देश का सर्वांगीण विकास होगा, परंतु स्थिति आज भी ज्यों की तो बनी हुई है। सिर्फ फर्क है तो इतना, उन दरारों को दबाने की कोशिश की गई है, उन दरारों पर पोस्टर लगा दिए गए, उन दरारों पर लेप लगा दिए गए हैं, उन दरारों पर इश्तिहार लगा दिए गए हैं, इसलिए आज वो दिखाई नहीं दे रही। वास्तविक रूप में देखते हैं तो समाज में भेदभाव, समाज में विद्रूपताएं, आपसी मनमुटाव आज भी उसी प्रकार बने हुए हैं जिस प्रकार पहले बने हुए थे। इसी बात की ओर संकेत करते हुए, प्रतीक का सहारा लेते हुए दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, कि घर की दीवारों में दरारें हैं, परंतु अब किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, नजर नहीं आती है। पहले ये दरारें साफ दिखाई देती थी, अर्थात देश में व्यक्ति का व्यक्ति से प्रति, एक समाज का दूसरे समाज का प्रति जो वैमनस्य है, जो मनों में भेद है, वो आज भी बना हुआ है, परंतु वो दिखाई नहीं देता। दिखाई इसलिए नहीं देता कि इस पर इतने पंपलेट लगा दिए गए, इश्तिहार चिपका दिए गए कि वो दरारें एकदम गायब हो गई है, अर्थात वो दिखाई नहीं दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि घर की हर दीवार पे इतने पंपलेट और पोस्टर लगा दिए गए कि वो दरारें दिखाई नहीं देती है। कहने का कवि का आशय है, कहने का कवि का तात्पर्य यह है कि देश रूपी घर में आज भी भेदभाव है, आज भी वैमनस्य है, आज भी एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना भरी हुई है, आपसी टकराहट है। ये वैमनस्य, द्वेष, भेदभाव की जो दरारें हैं वो आज भी उपस्थित है, परंतु इन भेदभावों को,
इन समस्याओं को, इन दरारों को दबाने के अनेक प्रयास किए गए हैं, इसलिए वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे देश में, हमारे समाज में अनेक बुराइयां हैं, अनेक कमजोरियां हैं, वो बनी हुई हैं, उनका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि कोशिश की जा रही है उन्हें दबाने की, उन्हें हल करने की, परंतु अभी तक इनका निराकरण नहीं हुआ है। इसीलिए जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, इनको कवि ने इश्तिहार के रूप में बताया है, अर्थात ऊपरी रूप से कोशिश की गई है। अभी तक समस्याएं मूल रूप से यथावत बनी हुई है। ऐसे दिखावे की जो प्रवृत्ति है, बड़े बड़े आश्वासन दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, परंतु वास्तविक रूप में जो समस्याएं पहले थी आज भी यथावत बनी हुई है। इस बात की ओर कवि ने संकेत किया है और साथ ही समकालीन वस्तु स्थिति का प्रभावशाली, सुंदर, आकर्षक वर्णन किया गया है। समासोक्ति अलंकार है, शब्द भावों के अनुसार चुने हैं, प्रभावशाली शैली है। इस गजल में अपना मंतव्य, अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने दुष्यंत कुमार जी ने ला दिया है। अगली गजल में दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। पीर समस्या, पीड़ा, कठिनाई, मुसीबत, बाधा, जो समस्या है अब विकराल रूप हो गए, बड़ी विस्तृत हो गए, हिमालय के समान बन गई है। इसलिए इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि जब समस्याएं बड़ा भारी रूप ले लेती है तो उसका निदान भी कठिन हो जाता है। लेकिन अब स्थिति बड़ी भारी हो गई है, इसलिए कहीं न कहीं से रास्ता निकालना ही होगा और इस समस्या से मुक्ति लेनी ही होगी। कवि ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के समाज की, देश के शासन की, देश के राजनीति की स्थिति उसी प्रकार थी जिस प्रकार कुछ हद तक पहले थी। उसमें आज भी कमियां थी। सामाजिक ढांचे में, प्रशासन तंत्र में जो कमियां थी उन्हीं पर आक्षेप किया है दुष्यंत कुमार जी ने और कहा है कि जो हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां हैं, व्यवस्था है, वो बिगड़ी हुई है, बिगड़ गई हैं, उनमें विसंगतियां हैं, उनमें कमियां हैं और ये कमियां इतनी भारी हो गई हैं, पर्वत के समान हो गई हैं। इसलिए इन कमियों को, इन समस्याओं को, इन विद्रूपताओं को, इन विसंगतियों को दूर करके, भ्रष्टाचार को मिटा करके हमें कहीं न कहीं से विकास की गंगा को लाना ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार ने सारे तंत्र को, सारे प्रशासन को खोखला करके रख दिया है। देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी समस्याएं बनी हुई है, उनका निवारण अभी तक नहीं हुआ है। जो आशा थी वो आशा धूमिल हो गई है। इसलिए कविवर दुष्यंत कुमार जी ने इस गजल में लिखा है कि अब ऐसा उपाय करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए कि जिससे समाज का कल्याण हो सके, व्यक्ति का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो सके, संपूर्ण राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो। इसलिए विकास की गंगा को लाना ही होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमारा देश का विकास नहीं होगा, जिससे हमारे देश की जनता का भला हो। हमारे देश की जनता जिस पीड़ा को भोग रही है उस पीड़ा का निदान तभी होगा जब हम विसंगतियों को, विद्रूपताओं को, समस्याओं को, भ्रष्टाचार का निवारण कर देंगे।
इस कुशासन को मिटा देंगे तथा इन समस्याओं को दूर करेंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। इसलिए विकास की गंगा लाना निश्चित रूप से आवश्यक है। राजनेताओं की जो कर्तव्य निष्ठा है वो सामने आनी चाहिए, प्रशासन की ईमानदारी सामने आनी चाहिए, जिससे जन कल्याण हो सके और जिससे देश में विकास की गंगा बह सके। प्रतीकों का सहारा लिया है, प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्षमाशोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में आगे दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, बाढ़ की संभावना सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। मित्रों, हमारे बुजुर्ग, अनुभवी और विद्वान लोग अपने अनुभव, अपनी उम्र और अपने ज्ञान के द्वारा हमें हमेशा सचेत करते हैं, जागृत करते हैं, परंतु हम सब बातों की अवहेलना कर देते हैं। भविष्य की ओर हमेशा निश्चित रूप से जागरूक रहना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे आगे जाकर के हमें उसका दुष्परिणाम उठाने पड़े। मित्रों, कहा जाता है बाढ़ के रास्ते में अगर घर बनाओगे तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। बाढ़ की संभावना सामने है और नदियों के किनारे घर बनाए, अर्थात नदियों के किनारे घर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से बाढ़ के आगमन पर वो घर नष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य संभावनाओं, असंभावनाओं को देखते हुए करना चाहिए। सावधान रहने की आवश्यकता है, तनिक असावधान रहे और संकट में पड़े। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रतीक रूप में दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार जी? मित्र, दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जब बाढ़ आने की संभावना है तो ऐसे स्थान पर घर कदापि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर नदी के किनारे घर बनाओगे तो बाढ़ आने पर बाढ़ के प्रभाव से वो घर नष्ट हो जाएगा। आबादी ऐसे स्थान पर बसनी चाहिए जहां पर बाढ़ की, विनाश की या किसी प्रकार के खतरे की संभावना ना हो, जहां नुकसान ना उठाना पड़े। हमें मालूम है कि भविष्य में अमुक काम करने से ये नुकसान हो सकता है, तो फिर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। उस कार्य को करने से कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य असावधानी पूर्वक नहीं करना चाहिए। अगर असावधानी पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम उठाने पड़ेंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रतीक के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी ने ये गजल लिखी और उन्होंने कहा कि समझदार व्यक्ति को भविष्य का ज्ञान रखना चाहिए, भविष्य को ध्यान रखना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। जानबूझकर आपदा को बुलावा देना कोई समझदारी नहीं कहलाती है। देश हित के लिए, समाज हित के लिए, स्वहित के लिए हमेशा विपदाओं को, आपदाओं को, भविष्य के संकट को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। कवि ने अपने अनुभव को, लोक के अनुभव को स्पष्ट किया, यहां व्यंजित किया है। देश एवं समाज के हित के लिए तथा सबके हित के लिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान उठाना पड़े। तो मित्रों, दुष्यंत कुमार जी ने अपने अनुभव से अपने समय की, अपने समाज की, अपने देश की जो समस्याएं थी, जो विकृतियां थी, जो विद्रूपताएं थी, उनको अपनी गजलों के माध्यम से हमारे सामने लाया है। प्रतीकों का सहारा लेते हुए उन्होंने वो सब बातें कह डाली जिनकी अति आवश्यकता थी, और उन गजलों के माध्यम से
ये स्पष्ट किया है कि जब तक इन समस्याओं का निवारण नहीं होगा तब तक सही मायने में देश का विकास नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।